बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12th के फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए। तो पर्टिकुलर इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल का आपका जो प्री बोर्ड होने वाला है 2022 के सेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि सारी शिक्षा का आपका जो प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है। कब है ये आपका? 26 दिसंबर 2022 को। तो इस दिन के पेपर के लिए इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके ऑफिशियली एग्जाम में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो पेपर है ये आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ जब आप अपने बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाओगे तब आप इसे दोबारा से एज ए प्रैक्टिस पेपर देख सकते हो, क्योंकि प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों का पेपर एंड सिलेबस दोनों ही सेम होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे वीडियो का इंट्रोडक्शन। अब एक बार वे बच्चे जिन बच्चों ने इस पेपर के सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 1 देखा हुआ है वो हाजिरी लगाएंगे, कमेंट में बताएंगे ये सर हमने देखा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस पेपर के सॉल्यूशन का पार्ट 1, ठीक है ना, पेपर के सॉल्यूशन का पार्ट नंबर जो 1 है, ठीक है, उसको जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में हमने इस पेपर को आधा सॉल्व कर लिया था, जिसमें से सेक्शन नंबर ए जो था 18 जितने हमारे एमसीक्यू थे इनको सॉल्व किया था, और खंड बी में 19 से 24 2 मार्क्स के हमारे जो 6 क्वेश्चन थे जिसमें से आपको 5 करने थे ये सॉल्व किए थे, और खंड सी में 3 मार्क्स से जो 6 क्वेश्चन थे इसमें से आपको 5 करने थे, ये भी हमने सॉल्व किए। ठीक है, तो पार्ट 1 जिन बच्चों ने देखा है कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये सर हमने देखा हुआ है। लेकिन जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है उनका क्या सॉल्यूशन है? उनका सॉल्यूशन ये है कि आप यहाँ पे आई बटन में एक लिंक आएगा, इसको क्लिक करके देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइटल पे आप क्लिक करें, एकदम टॉप पे आपको देखने को मिल जाएगा पार्ट 1। ठीक है, पेपर पार्ट नंबर 1, उसको आप देख जाके जरूर देखिए। ठीक है, तो आधा पेपर का पैटर्न समझ लिया आप सभी ने। आज की इस वीडियो में, यानी कि ये जो है ये बेसिकली आज का जो वीडियो है ये पार्ट 2 है आपके पेपर के सॉल्यूशन का। तो पार्ट 2 में हम क्या सॉल्व करेंगे? सेक्शन नंबर डी और सेक्शन नंबर ए, यानी कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 मार्क्स के क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर था इसे मैंने आपको हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, और इंग्लिश मीडियम में आंसर प्रोवाइड भी किए थे, और ठीक इसी तरीके से आज भी हम इसी पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में, फिर हम अपने पेपर को शुरुआत करेंगे। चाहे आप इंग्लिश में देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन के मतलब आपका जो पेपर का पैटर्न है। जैसे सेक्शन नंबर ए था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, जैसे पहला था आसन की यहाँ पे पहचान करो, तो ये आसन बेसिकली हम तो ताड़ासन बताता है। ठीक है, एक विधि थी, विधि ये पवनमुक्त आसन की विधि में बताती है। ठीक है, फिर था स्पीड प्ले का दूसरा नाम क्या था, तो फार्टलेग प्रशिक्षण विधि थी। ठीक है, स्पीड प्ले का दूसरा नाम फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड, यानी कि हर तरीके से हिंदी इंग्लिश में आपको समझाया था। फिर कुछ आपको मिलान वाले क्वेश्चन भी यहाँ पे आए थे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7, ये मिलान का क्वेश्चन कैसे करना था ये भी आपको समझाया। उसके बाद अभिकथन कारण वाले क्वेश्चन थे, इसे भी मैंने आपको समझाया था बहुत अच्छी तरीके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे अगले क्वेश्चन आ गए थे 2-2 मार्क्स के, जो कि यहाँ पे देख सकते हो सेक्शन बी। हर एक 2 मार्क्स के क्वेश्चन को मैंने ऐसे समझाया था जैसे 3 में भी आ जाएगा ना, तो भी आप जो बताया बस उतना लिख दोगे, 3 मार्क्स मिल जाए। ठीक है, बाकी आपको वीडियो कैसा लगा था पार्ट 1 का जरूर बताएं, समझ में आया था या नहीं। और आज की जो वीडियो है ये पार्ट नंबर 2 होने वाली है, 2 मार्क्स से 3 मार्क्स के क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम पार्ट नंबर हमारा 2 का जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से हो जाए। ठीक है, जिसमें सेक्शन नंबर डी है, पहले केस स्टडी वाले क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले। पहला केस दिया हुआ है, नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए तथा पूछे गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है मोच क्या है। ठीक है, तो मोच बेसिकली क्या होती है, आप थोड़े चित्र को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक ये क्या है कि आपका जो पैर है, ठीक है, वो नॉर्मली क्या होता है, ये वैसे टेढ़ा है, नॉर्मली आप जैसे नॉर्मल रखते हो, ये आपका सीधा पैर है, ये आपका टेढ़ा पैर है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि ये जो एक टेढ़ा पैर है और एक सीधा पैर है, ठीक है, इस संबंध में ये मोच को दर्शाता है, तो मोच के संबंध में क्वेश्चन बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन है मोच क्या है। ठीक है, ये देख रहे हो मोच क्या है, तो मोच बेसिकली स्नायु बंधन का खिंचाव या फाड़ है। अब कई बच्चे कहेंगे भाई ये स्नायु स्नायु बंधन क्या है? स्नायु बंधन बेसिकली हमारे टांग का ये जो भाग है और हमारे पंजों का ये जो भाग है, इसके बीच में ये वाला जो पार्ट होता है ना, एक सेकंड, हाँ, ये वाला जो पार्ट होता है, ये इस पार्ट को कहते हैं स्नायु बंधन। ठीक, अब वैसे स्नायु बंधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेचिंग। हाँ, स्ट्रेचिंग कैसे बेसिकली, नहीं नहीं, नहीं स्ट्रेचिंग तो नहीं होगा, इसको बोलते हैं बेसिकली लिगामेंट्स बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आइए समझेंगे कि मोच क्या है। तो बेसिकली ये उसका खिंचाव हो जाता है, वो खिंच जाती है, फाड़ हो जाता है, इस तरीके। रेशेदार उत्तक
जो जोड़ों में हड्डियों को जोड़ता है यही होता है, ठीक है। मोच का सामान्य स्थान आपके टखने में, यानी कि पर्टिकुलर ये जो एरिया होता है ना, यहाँ पे होता है। अब भाई चलो मान लिया ये है क्या, तो ये आखिर आती क्यों है? तो आने के कई कारण हैं। मोच तब होती है जब कोई एक जोड़ गंभीर रूप से दबते हुए लिगामेंट को ओवर एक्सटेंड करता है या फिर फाड़ देता है। दैट मीन्स आप यहाँ पे देखो, जो नॉर्मली लिगामेंट्स हैं वो क्या होते हैं कि कुछ इस तरीके से जुड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन भाई जब आपका ऐसा पैर मुड़ा तो एक इसमें से क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा, जिसकी वजह से आपके पैर में सूजन आ जाती है, ठीक है। अब इससे भाई बचा कैसे जा सकता है? इससे बचाव के कई तरीके हैं। सबसे पहला ये है कि किसी भी खेल के लिए जब आप खेल खेलिए तो ज्यादातर मोच आपको तभी आती है। तो सबसे पहले जब आप खेल खेलने के लिए जाओ तो नियमित रूप से आपको स्ट्रेचिंग करनी चाहिए और कुछ व्यायाम वगैरह कर लेने चाहिए, जो कि आपको खेल चोटों से बचाएगा, ठीक है। कुछ इसके इलाज की अगर हम बात करें, कुछ मुख्य बिंदु के इलाज क्या हो सकते हैं, तो इलाज बेसिकली जैसे चावल है, चावल, बर्फ, संपीड़न, ऊंचाई, मतलब ये कुछ वर्ड दिए हुए थे, मुझे मतलब समझ में नहीं आया इनका कि मतलब उन्होंने क्या समझाया, बट हाँ ये दिए रखा था कि ऐसा ऐसा कुछ कुछ करना, ठीक है। अभी आपको चीज समझ में आई। अब इसी को जब आपसे इंग्लिश में पूछा जाएगा, पहले हिंदी में देख लो चारों क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4, और हर एक क्वेश्चन का आंसर देख लो। अब इसी क्वेश्चन को जब इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरीके से, स्प्रेन क्या है, ठीक है, रीजन क्या है, प्रिवेंशन क्या है, एंड मेन पॉइंट क्या है ट्रीटमेंट की। तो एक एक करके हर एक क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। स्प्रेन इसे कहते हैं, स्प्रेन के रीजन ये है, स्प्रेन के प्रिवेंशन ये है, एंड मेन पॉइंट ट्रीटमेंट के क्या है, तो वो ये है सारी चीजें। ओके, वेल क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 32। 32 में देखिए एक चित्र दिया गया है यहाँ पे, बेसिकली ये चित्र जो है वो आक्रामकता के बारे में है। किसके बारे में? आक्रामकता। एक है सत्वपूर्ण बाहरी आक्रामकता और मुखर आक्रामकता। तो आइए एक एक करके समझते हैं हर एक क्वेश्चन को, क्या क्या आंसर पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे ये है बच्चों कि पहला ये दिया हुआ है, ऐसा व्यवहार जो दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है डैश होता है। तो इस व्यवहार को हम क्या कहते हैं? आक्रामकता। आक्रामकता क्या है? बेसिकली ऐसा व्यवहार जो दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। दूसरा है कि किस प्रकार ऐसी कौन सी आक्रामकता है जिसे ज्यादातर देखा गया है। तो ज्यादातर आक्रामकता कौन सी होती है? मुखर आक्रामकता। दूसरा क्वेश्चन, किसे प्रतिक्रिया आक्रामकता के रूप में जाना जाता है, अर्थात ऐसे कौन सा रूप है आक्रामकता का, यानी कि एग्रेशन का, आपके गुस्से का, जिसे ज्यादातर देखा जाता है। तो आपका गुस्सा ज्यादातर किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? दुश्मनी में, यानी कि शत्रुता में, ठीक है। उसके बाद किस प्रकार की आत्मकथा योजनाबद्ध नहीं होती तथा एक्शन में गुस्से के दौरान देखी जाती है, तो क्या बोलते हैं उसको? मुख्य आक्रामकता कहते हैं। सिंपल सा है। तो एक एक करके हर एक क्वेश्चन के आंसर को आपने समझ लिया यहाँ से। आई होप आपको आक्रामकता का ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, इंग्लिश में इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से पहले क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। एक एग्रेशन की बेसिकली आपको यहाँ पे परिभाषा दी गई है, ठीक है। उसके बाद एरेस्टिक एग्रेशन की यहाँ पे परिभाषा है, हॉस्टाइल एग्रेशन की परिभाषा है, और जो असर्टिव एग्रेशन है इसकी परिभाषा। अब क्वेश्चन नंबर 33 को समझेंगे। 33 में हमें एक चित्र दिया गया, ये आपके सैंपल में हमने ऑलरेडी आ चुका है, फिर भी समझेंगे। पहले संगठन का मिशन क्या है, ठीक है। ये जो संगठन आप देख रहे हो, इस संगठन का यहाँ पे मिशन क्या है, ठीक है। तो आइए मिशन समझेंगे, इसका मिशन क्या है। तो इसे मैंने थोड़ा सा अच्छे समझाने के लिए थोड़ा बड़ा पार्ट यहाँ पे लिया है, ताकि आपको अच्छे से समझाए, ठीक है। क्या है मिशन? तो विशेष ओलंपिक यहाँ पे पूछा गया है। विशेष ओलंपिक का मिशन बौद्धिक विकलांग बच्चों और वयस्क, अर्थात वे वयस्क जो बौद्धिक रूप से विकलांग है, एवं विभिन्न प्रकार के ओलंपिक प्रकार के खेलों में साल भर का खेल प्रशिक्षण और एथलेटिक प्रतियोगिता प्रदान करना है, जिससे उन्हें शारीरिक फिटनेस विकसित करने, साहस का प्रदर्शन करने, आनंद का अनुभव करने और घटनाओं में भाग लेने के निरंतर अवसर मिलते रहे। तो ये इसका मेन मोटिव है, मेन इसका मिशन है, मेन इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो पहले संगठन का ये समझ में आ गया। उसके बाद है पहले संगठन का आदर्श वाक्य क्या है, यानी कि ये जो बेसिकली विभिन्न प्रकार के ओलंपिक संगठन, ये इसका मेन जो, एक सेकेंड, क्या पूछा गया था? हाँ, आदर्श वाक्य क्या है। तो आदर्श वाक्य ये है कि मुझे जीतने दें, लेकिन अगर मैं जीत नहीं सका तो कम से कम मुझे अपना प्रयास तो करने दें। यानी कि ये कहते हैं इस संगठन का उद्देश्य है कि मुझे जीतने दो, लेकिन अगर मैं नहीं जीत सकता तो मुझे प्रयास में बहादुरी से काम तो लेने दो, यानी कि मुझे काम तो करने दो, प्रयास तो करने दो। उसके बाद
1965 तक दूसरी तस्वीर के खेलों को डैश रूप में माना जाता था, अर्थात दूसरी तस्वीर के जो खेल हैं ये वाले, इन्हें किस रूप में माना जाता था? तो इन्हें बधिर अंतरराष्ट्रीय मूक खेलों के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल माना जाता है। ठीक है, यानी कि बधिर जो लोग थे उनके लिए ऐसा माना। के बाद है दूसरा पिक्चर गेम प्रत्येक 10 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है। ये पिक्चर नहीं बल्कि फिक्चर आएगा। ठीक है, पिक्चर फ्रिक्चर पिक्चर गेम कितने वर्ष के बाद आयोजित किए जाते हैं? 4 वर्ष। ठीक है, चारों क्वेश्चन आपके ये रहे, क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4, और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल गया अच्छी तरीके से। अब इसी क्वेश्चन को जब इंग्लिश में पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे हर एक चीज को इजीली देख सकते हैं। सबसे पहले मिशन क्या था ऑर्गेनाइजेशन का, ये था। उसके बाद इसका मोटो क्या था, तो मोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन ये जो आपके 2 रिक्त स्थान थे इनमें आपको कैसे करनी है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया हमारा सेक्शन नंबर सी वाला, सॉरी सेक्शन डी वाला। ठीक है, केस स्टडी आधारित प्रश्नों के बारे में। आगे चले, अगला क्वेश्चन आता है सेक्शन नंबर ई से। अब इस क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं। अराउंड ये वीडियो आपकी 40 मिनट तक जाएगी, तो कंप्लीटली देखें, हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझा दिया। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मतलब पहले तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है रिकली एंड जोन्स, ठीक है, रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट में शामिल टेस्ट के नाम लिखिए तथा ऊपरी शरीर के लचीलेपन के लिए बैक स्ट्रेच की व्याख्या कीजिए। दैट मीन्स हमको क्या समझाना है, पहले तो रिकली और जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट में जितने भी टेस्ट शामिल हैं उनकी आपको एक सूची बनानी है और उसके बाद आपको व्याख्या करनी है बैक स्ट्रेच टेस्ट की। ठीक है, तो देखिए सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट यानी कि SFT, रिकली जोन्स, इनके द्वारा तकरीबन 60 से 94 वर्ष के आयु के वृद्ध लोगों के लिए इसे विकसित किया गया था। इन परीक्षणों का उद्देश्य होता था कार्यात्मक क्षमता का मूल्यांकन किया जाए, मतलब जितने वृद्ध लोग हैं इस ईयर के लोग हैं उनके कार्य करने की जो क्षमता है उसका मूल्यांकन करें, साथ ही उनकी फिटनेस की स्थिति पर निगरानी रखी जाए और कोई भी समस्या आती है, उनको कोई भी कमजोरी आती है तो उस पर ध्यान देके उसे हल किया जाए। ओके, ये परिभाषा हो गई। इस परीक्षण का अभ्यास बेसिकली उन लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए जिनको सीने में दर्द है, जिनको चक्कर आता रहता है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, हृदय की समस्या होती है या फिर कोई अन्य चिकित्सीय। यह परीक्षण किफायती और संचालित करने में आसान होता है, यानी कि बहुत ही सिंपल सा है और आपके लिए बहुत ही आसान होता है, ये चीज बताइए। ठीक है, तो क्या है बेसिकली रिकली और जोन्स का ये जो सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट है इसके बारे में। अब रिकली और जोन्स का जितने भी परीक्षण है, परीक्षण में कौन कौन से आइटम शामिल है, में क्या क्या शामिल होता है, वो अब हम यहाँ पे समझेंगे। तो इस संबंध में सबसे पहला जो यहाँ पे बात की जाती है वो ये है कि शरीर के निचले हिस्से की ताकत के लिए चेयर स्टैंड टेस्ट। ठीक है, कौन सा, कैसे समझते चलिएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको क्या करता हूँ, एक छोटा सा टेबल बना देता हूँ। ठीक है, पहला पहला क्या है, पहला टेस्ट है चेयर स्टैंड टेस्ट। ये क्यों किया जाता है, तो ये शरीर के निचले हिस्से की ताकत के लिए किया जाता है। दूसरा है आर्म कर्ल टेस्ट, ये किस लिए किया जाता है, ऊपरी शरीर की ताकत के लिए। तीसरा है चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, ये किसके लिए किया जाता है, शरीर के निचले हिस्से के लचीलेपन के लिए। उसके बाद है बैक स्ट्रेच टेस्ट, ये किस लिए किया जाता है, ऊपरी शरीर के लचीलेपन के टेस्ट के लिए। और पांचवा है ऊपर जाओ चपल 8 फुट ऊपर जाओ, 8 फुट ऊपर और जाओ परीक्षण, ये किस लिए किया जाता है, चपलता के। और उसके बाद 6 मिनट वॉकआउट टेस्ट, ये एरोबिक धीरज के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ आइटम्स इसमें शामिल हैं। आइटम यानी कि बेसिकली यहाँ पे कौन कौन से टेस्ट यहाँ पे शामिल हैं वो आपको यहाँ पे बता दें। ये पूरी की पूरी आपकी एक लिस्ट बना दी मैंने और किसके लिए उद्देश्य है ये भी बता दिया। अब जिस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि बैक स्ट्रेच टेस्ट आपको समझाना था, तो आइए उसको समझेंगे। देखिए पूरी की पूरी प्रक्रिया यहाँ पे लिखी हुई है, जिसमें से ऊपरी शरीर के लिए, ऊपरी शरीर के लचीलेपन के लिए बैक स्क्रैच टेस्ट लिखेंगे। सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य ये होता है कि पीठ के पीछे दोनों हाथों की उंगलियों को छूना होता है और ओवरलैप करना होता है, सिंपल। ठीक है, उपकरण क्या चाहिए इसके लिए, आपके पास इसको नापने के लिए, इस टेस्ट के लिए आपके पास 18 इंच का एक इंची टेप होना चाहिए, यानी कि जैसे शासक यंत्र कह सकते हो, फीता टाइप में। ठीक है, प्रक्रिया क्या है, तो सबसे पहले आपको खड़ा हो जाना है,
खड़े होने की स्थिति में प्रतिभागी अर्थात जो इसमें भाग ले रहा है, जो ये टेस्ट करेगा, उसका एक हाथ कंधे पर होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, बैक स्ट्रेचर्स में क्या होता है कि एक व्यक्ति खड़ा होगा, ठीक है, उसका एक हाथ कंधे पर रहेगा और एक हाथ पीठ के मध्य में रखा जाएगा, ठीक है, और उसके बाद दूसरे को छूने और ओवरलैप करने का प्रयास किया जाएगा। स्कोरिंग कैसे होती है भाई? तो स्कोरिंग इस तरीके से होती है कि उंगलियों के सिरों के बीच की दूरी को माप लिया जाता है, ठीक है। अगर उंगलियां छूती हुई नजर आती है तो स्कोर 0 होगा। यदि वे स्पर्श नहीं कर पाती हैं तो उंगलियों के सुझावों अर्थात उंगलियां जो है उनके लिए नकारात्मकता को मापा जाएगा। यदि वो ओवरलैप करती हैं तो सकारात्मकता मापी जाएगी। यानी कि 3 स्थिति है। कौन कौन सी? सबसे पहली तो कि यदि छू रही है तो 0 होगा, ठीक है, यानी कि और यदि वो स्पर्श नहीं करती है तो नकारात्मक होगा, और वो यदि ओवरलैप कर जाती हैं तो वो सकारात्मक होगा। सिंपल सा, ठीक है। स्पर्श नहीं करती है, नहीं यानी कि नकारात्मक, करती है तो सकारात्मक, और उंगलियां छू लेता है तो 0 होगा। सिंपल, ये कहानी है। आई होप आपको इजी वे में आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे चलते हैं, ये तो हो गया हमारा, हाँ बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, 5 मार्क्स का यहाँ पे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 34। तो आई होप ये समझ गए होंगे। इसी क्वेश्चन को आपको इंग्लिश में इस तरीके से पूछा जाएगा, नेम द टेस्ट इंक्लूड इन वीकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन। तो पहले तो ये परिभाषा है, और उसके बाद इसमें कौन कौन से आइटम शामिल है वो हमने देख लिए। ये कुछ आइटम्स इसमें, यानी कि कुछ जो इनके परीक्षण वो इसमें शामिल होते हैं। अब इसी संबंध में आपको बताना था कि एक्सप्लेन द बैक स्ट्रेच टेस्ट फॉर अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसीलिए आप यहाँ से देख सकते हो, ऑब्जेक्टिव, इक्विपमेंट, प्रोसेस, स्कोरिंग। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर आता है 35 में पूछा गया है, कार्डियो श्वासन संस्थान पर व्यायामों से होने वाले 5 प्रभावों को विस्तार पूर्वक। अर्थात देखियो, हमें इतना पता है कि व्यायाम से हमारे शरीर पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, लेकिन कार्डियो श्वसन संस्थान से व्यायाम पर श्वसन संस्थान पर जो व्यायाम होता है इसका क्या प्रभाव पड़ता है भाई? ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है, तो आइए समझेंगे। तो आंसर लिखेंगे इस तरीके से। सबसे पहला, हृदय गति का बढ़ना। दैट मीन्स जब भी कोई व्यक्ति व्यायाम करना प्रारंभ करता है तो व्यायाम के प्रबलता के अनुरूप ही उसकी हृदय की गति बढ़ने लगती है, जो कि प्रभाव है इसका। सहन क्षमता में वृद्धि होती है, अर्थात जब भी कोई व्यक्ति लंबी अवधि तक व्यायाम करता है, ठीक है, तो व्यक्ति की सहन क्षमता में वृद्धि होती है और कोई भी कार्य बिना थके लंबे समय तक कर सकता है। तीसरा है कि ऊतकों को रक्त की आपूर्ति बढ़ाना, अर्थात ऑक्सीजन की जब हमें ज्यादा आवश्यकता होती है, तत्काल आवश्यकता होती है, तो उस समय हृदय वाहिनी संस्थान उन ऊतकों में रक्त के बहाव को बढ़ा देती है, वह जिनमें कम आवश्यकता होती है उनमें कम कर देती है। दैट मीन्स हमारे शरीर में ऊतकों में बेसिकली ऑक्सीजन की जो आवश्यकता होती है, तत्काल आवश्यकता, उसको पूरा करने में व्यायाम, इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद है स्ट्रोक आयतन में वृद्धि। बेसिकली जब हम व्यायाम तेजी गति से करते हैं, व्यायाम की तीव्रता और अवधि बढ़ने के अनुरूप ही प्रत्येक धड़कन पर हृदय से बाएं निलय से निकलने वाले रक्त की मात्रा में वृद्धि होती है। अर्थात हमारे धड़कन के 2 निलय होते हैं, एक होता है बायां और एक दायां। तो बाएं निलय से जो रक्त निकलता है, जो कि शरीर में पूरी तरीके से डिस्प्लेस हो जाता है, तो वो उसकी मात्रा तेजी से बढ़ने लगती है। साथ ही फिर आता है रक्त का आयतन, अर्थात व्यायाम जब तीव्र होता है और अवधि सही होती है तो इसके द्वारा हृदय प्रति मिनट जो है वो पंप कर सकता है प्रति मिनट के हिसाब से, और रक्त के आयतन में धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। रक्तचाप, अर्थात जब रक्त पूर्ति होती है तो इसकी वजह से हमारा रक्तचाप आसानी से हो जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है। साथ ही दूसरे श्वास की स्थिति छुटकारा है। दैट मीन्स जब आप नियमित व्यायाम करते हो दूसरे श्वास की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, अर्थात आपको श्वास से संबंधित कोई बीमारी वगैरह नहीं होती। ठीक है, तो ये कहानी है कुछ कि कार्डियो श्वासन के हमारे शरीर पर क्या क्या, मतलब सॉरी, व्यायाम के हमारे कार्डियो श्वासन संस्थान पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो इन सभी को एक एक करके दोबारा से रीड आउट कर सकते हो, बाकी आपको मैंने, ठीक है। इंग्लिश में देखेंगे, एक्सप्लेन इन डिटेल 5 इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन द कार्डियोस्पेशरी सिस्टम। ठीक है, तो क्या क्या आते हैं? इंक्रीज इन हार्ट रेट, इंक्रीज इन स्टेमिना, इंक्रीज इन ब्लड सप्लाई टू टिश्यूज, इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम एंड ब्लड वॉल्यूम,
इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, गेटिंग राइड ऑफ द कंडीशन ऑफ सेकंड ब्रेथ। ये सिंपल, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 36 है, ये मोस्टली बच्चों को ऑलरेडी पता होगा, टर्म 1 में हमने कर लिया था कि सांस लेने से संबंधित जीवन शैली की कौन सी बीमारी है। कौन सी बीमारी की बात हो रही है? अस्थमा की। इसके लक्षण, कारण बताते हुए इस बीमारी के लिए सुझाई गई एक आसन की प्रक्रिया लिखिए। पहले समझेंगे अस्थमा क्या है। यह एक बीमारी है जो स्वास्थ्य नलिकाओं से संबंधित है, यानी कि हमारे स्वास्थ्य नलिकाएं जो है उससे संबंधित। क्या, कैसे भाई? हमारे स्वास्थ्य नलिकाओं की भीतरी दीवार में जब सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी नलिकाएं बहुत ही संवेदनशील हो जाती है। अगर इसमें फेफड़ों के माध्यम से भी हवा थोड़ी सी मात्रा में तेज हो जाए, हल्की सी भी जाती है, तो उसको सांस लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने लगता है इस अस्थमा की प्रॉब्लम में। लक्षण क्या होते हैं भाई अस्थमा के? अस्थमा के लक्षण होते हैं, सबसे पहले आपको बार बार खांसी आती है, बहुत तेजी से खांसी के दौरे पड़ते हैं, आपकी दिल की धड़कन बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, सांस आप ज्यादा ज्यादा लेते हो और बड़ी बड़ी लंबी लंबी सांसें लेते हो, आपको बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगती है, आपके सीने में जकड़न होने लगती है, आपको बहुत ज्यादा थकावट होती है, हाथ पैर कंधे पीठ यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है। तो ये सभी इसके लक्षण है। कारण क्या है भाई? तो धूल भरा वातावरण, धुआं वातावरण, वायु प्रदूषण, ये भी बहुत बड़ा है। आनुवंशिकता भी हो सकता है, पराग कण, जो भी पराग वगैरह जलाई जाती है उसके कण, जानवरों की त्वचा, बाल तथा पंख इत्यादि, ये सभी इसमें शामिल है। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया कारण के संबंध में। चौथा आता है सुधार। सुधार क्या है भाई? सुखासन के द्वारा चक्रासन, गौमुखासन, पर्वतासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तान, मत्स्यासन, इनको आपको नियमित तौर पे करना है। तो इसमें एक सिंपल सा आसन लिया मैंने, मत्स्यासन। वैसे तो इसमें ताड़ासन भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने मत्स्यासन ज्यादा बेटर समझा आपके लिए, तो वो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आपको अस्थमा क्या है, अस्थमा के बारे में ये चीज पता चल गई। ठीक, अस्थमा के संबंध में अस्थमा के लक्षण क्या है, ठीक, अस्थमा के कारण क्या है और इससे बचाव के लिए किन किन जो स्रोत है उसको अपनाया जाता है, ये सारी चीजें। ओके, तो आइए एक एक करके समझेंगे इसकी विधि को। तो विधि इस तरीके से, सबसे पहले आपको मत्स्यासन करने से पहले दोनों पैर को सीधा करके आपको बैठना होगा। ठीक, तो देखो एक चित्र मैंने ले लिया है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, ये विधि जो है वो हमें मत्स्यासन विधि के बारे में बताती है। और यहाँ पे अगर हम इसे समझेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, अभी देखो पैर यहाँ पे मुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले ये पैर क्या होते हैं, सीधे होते हैं। ठीक है, पहले सीधे होते हैं, तो सीधे होते हैं, दोनों पैरों के सामने की ओर सीधे रखकर आपको बैठना होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे बताया गया, पैर आपके सीधे रहेंगे। ठीक है, फिर आपको पद्मासन लगाना है। और पद्मासन लगाने के लिए कैसे बैठते हैं आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, एक पद्मासन का भी पिक्चर होगा इसमें। पद्मासन, एक सेकेंड, और वैसे पद्मासन का मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन आपको पद्मासन लगाना है। ठीक है, जब उसकी विधि में लिखोगे उसके बाद दोनों हाथों की कोहनियों का सहारा लेते हुए कमर के बल आपको लेट जाना है। ठीक है, जैसा देख सकते हैं यहाँ पे कमर के बल पहले लेटे थे, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया है, तो पहले ये लेट जाते थे ऐसे कमर के बल, और उसके बाद में हाथों के सहारे से गर्दन को मोड़ना है तथा माथे को जमीन से लगाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो हाथों के सहारे देखिए, हाथ आगे आए इनके और पैर भी इनके पीछे आ गए फिर पद्मासन के संबंध में। और उसके बाद इन्होंने क्या किया है, गर्दन को जमीन से लगाया और अपने पेट के भाग को ऊपर उठाया। और जब यह प्रक्रिया होती है उसके बाद दोनों हाथों से पैरों के अंगूठे पकड़े जाते हैं और कोहनियों को जमीन पे लगाया जाता है। ठीक है, ये जो पैर के अंगूठे यहाँ पे देख सकते हैं, ये पकड़े हुए हैं और कोहनियों को यहाँ पे जमीन से लगाया गया है। और उसके बाद पेट के भाग को जितना हो सके उतना ऊपर की तरफ इन्होंने उठा रखा है, और ये होता है मत्स्यासन। इससे आपको स्वशासन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, अभी जो मत्स्यासन विधि है इसके बहुत से लाभ है। फॉर एग्जाम्पल, यह आसन दमे के रोगियों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, यानी कि अस्थमा के लिए। शुद्ध रक्त का इससे निर्माण होता है तथा बहुत ही अच्छा संचार हो जाता है रक्त का। मधुमेह तथा पेट के रोग जो होते हैं वो यहाँ पे दूर हो जाते हैं। कब्ज दूर होता है, खांसी दूर होती है, चेहरे त्वचा ये सभी आकर्षक बनते हैं। याद रखें, जब भी ये आसन किया जाए तो उसके कुछ संकेत हैं कि इस आसन का अभ्यास ना करें यदि किसी भी प्रकार का गर्दन या फिर कमर में आपके चोट है, तब ऐसा ना करें। यदि आप गर्भावस्था में हैं या फिर माइग्रेन है आप में, या फिर इस तरीके कोई कमर दर्द आदि है, तो आपको ये आसन नहीं करना। ठीक है, ये सारी चीजें साथ ही ये तो आपको समझ में आ गया होगा पूरे का पूरा क्वेश्चन, और ये जो विधि थी ये आपको समझ में आ गई होगी। पद्मासन लगाना बेसिकली क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। पद्मासन लगाने के लिए क्या होता है कि पैर आपको ऐसे रखने होते हैं। एक सेकंड में इसको मिटा देता हूँ। हाँ, आपको क्या करना होता है, पैर आपको
पहले तो नॉर्मल ऐसे ऐसे होते हैं, फिर आपको आधे पैर, ये जो पैर है ना आपके, ऐसे मोड़ के ऐसे बैठ जाते हैं और आपकी जो बॉडी है पूरी इस तरीके से स्ट्रेच रहती है। इसी को पद्मासन कहते हैं। सिंपल है, ठीक। और ये विपरीत संकेत संकेत वगैरह मैंने आपको बता ही दिए। बाकी आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर हाँ 36 कंप्लीट हो गया। अस्थमा क्या है, लक्षण क्या है, कारण क्या है, सुधार क्या है, मतस्यासन विधि क्या है। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइफस्टाइल डिसीज रिलेटेड टू ब्रीथिंग, एक्सप्लेनिंग इट्स सिम्टम्स एंड केस, राइट अ सिंपल प्रोसीड्यूर सजेस्ट फॉर दिस डिसीज। पहले आप समझो अस्थमा क्या हो, फिर आप समझो अस्थमा के सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके केस एंड इंप्रूवमेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक। अब इसके लिए जो आसन बताया गया था, एक आसन मत्स्यासन, उसकी पहले प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन के बाद में पूरी की पूरी विधि क्या है वो आप देख लीजिए, मेथड, देन उसके बेनिफिट्स क्या है, मेथड यहाँ तक है बेसिकली, बेनिफिट आपके 8 से शुरू होंगे और इसके कुछ कंडीशन है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 जो है, इसे मैंने आपकी जो सपोर्ट मटेरियल है उससे सीधा यहाँ पे ले लिया है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक फ्रैक्चर तैयार करना जरूर आना चाहिए। तो फ्रैक्चर तैयार करने के संबंध में क्वेश्चन नंबर 37 है कि नॉकआउट के आधार पे आपको 13 टीमों का फ्रैक्चर यहाँ पे तैयार करना है, ठीक है। तो देखो आपका सबसे पहले याद होना चाहिए आपको कि जब आपको 13 टीमों का फ्रैक्चर तैयार करना है तो इसके लिए आपका एक फॉर्मूला होता है कि कुल मैचों की संख्या बटे में कुल टीमों की संख्या, ठीक, और -1। यहाँ पे हमने क्या किया है, कुल मैचों की संख्या कितनी है, टोटल यहाँ पे कितनी है, सॉरी कुल टीमें कितनी है, 13 टीमें, और फॉर्मूला क्या कहता है, -1 करेंगे तो -1 कर दिया है, तो कुल मैचों की संख्या हमारी कितनी आ गई, 12 आ गई। अब इसके लिए हमें चक्कर बनाने पड़ेंगे 12 के लिए, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, इंटू 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 यानी 4, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 बार की पुनरावृत्ति आ रही है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, 4 चक्र खेले जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं बाई की बात, तो बाई को नापा कैसे जाता है, तो 2 की अगली पावर तथा कुल टीमों की संख्या, तो 2 की अगली पावर क्या होगी, जब यहाँ पे बेसिकली 12 हो रहा है, ठीक है, तो 16 माइनस 13 एंड उसके बाद यहाँ पे आता है तो कितना बचा, 3 बचा। उसके बाद यानी कि ये जो वो 3 पार्ट में होगा, एक तो वरिष्ठ अर्ध, कनिष्ठ अर्ध और वरिष्ठ अर्ध यानी कि अपर हाफ है बेसिकली। तो यहाँ पे देखेंगे कि वरिष्ठ अर्ध में टीमों की संख्या क्या है, ये फॉर्मूला आप लगा देंगे, कनिष्ठ अर्ध में टीमों की संख्या का ये फॉर्मूला लगा, फिर कनिष्ठ अर्ध में बाई की संख्या का फॉर्मूला और वरिष्ठ अर्ध में भी जो बाई है इसकी संख्या का फॉर्मूला इस तरीके से लगा देंगे। देन उसके बाद में आपको एक ड्राइंग डिजाइन कर देनी है कि निचले अर्ध के लिए इस तरीके से और ऊपरी अर्ध के लिए इस तरीके, टोटल 4 राउंड खेले जाएंगे, तो 4 राउंड के लिए ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से आपका ये जो पेपर है इसका आखिरी क्वेश्चन, ओके। आप इसको मैं एक बार दोबारा छोटा सा करके इसे दिखा देता हूँ, देखिए इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं इजी वे में, ओके। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो हाँ एक सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो पेपर था आज का, ये आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से समझा दिया गया है एंड आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से हर एक चीज को यहाँ पे समझने में सहायता भी मिली होगी, ओके। वेल यही था बच्चों आज का हमारा ये पेपर, जिसमें मैंने आपको क्लास 12th का आपका फिजिकल का जो पेपर है यानी कि शारीरिक शिक्षा का जो पेपर है इसे कंप्लीटली आपको समझा दिया है। इसके पार्ट 1 की वीडियो अगर आप सभी बच्चों ने नहीं देखी है तो आपको यहाँ पे आई बटन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ से जरूर देखें, और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको भी वहां पे भी लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छी लगी, आपको वीडियो वाकई में अगर समझ में आया अच्छी तरीके से, तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, क्योंकि आप जितना ज्यादा लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और अच्छी वीडियो बनाने का, ठीक है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे अपना फीडबैक जरूर देंगे कि यस सर आपने जो समझाया वो हमें समझ में आ गया है, या कोई डाउट वगैरह है तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी आपको दिख जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप फॉलो कर लीजिए और अपना डाउट वगैरह, ठीक है। बाकी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।